देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो बात की थी डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स के मुतालिक, आगे जो है वो हमने उस डाइजेशन को जो है वो हमने एंड इस पॉइंट पे किया था कि जो TAG है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हैं, वो टूट चुके हैं इनटू ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड। नाउ वी हैव टू थिंग्स, द फर्स्ट वन इज ग्लिसरॉल एंड द सेकंड वन इज फ्री फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल के साथ क्या हो रहा है? जो ग्लिसरॉल है, इसके ऊपर एंजाइम काम करेगा, ग्लिसरॉल काइनेज। ये स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखी हुई है, अगर लिखी हुई पढ़ लोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। ग्लिसरॉल काइनेज काम करेगा, ग्लिसरॉल के ऊपर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू एल ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट। एल ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा अलोंग विद यूजिंग ATP। एटीपी क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। यानी उसने, किसने? ग्लिसरॉल काइनेज ने। इन द लास्ट लेक्चर ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस आई टोल्ड यू कि इट जहां पे काइनेज आएगा वहां देयर इज समथिंग रिलेटेड टू फॉस्फेट। तो ग्लिसरॉल काइनेज, ग्लिसरॉल ने एटीपी से फॉस्फेट लिया, और सॉरी, ग्लिसरॉल काइनेज ने एटीपी से फॉस्फेट लिया और उसको ऐड कर दिया इनटू ग्लिसरॉल, मेकिंग एल ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एल ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट है, ये इस पे काम करेगा ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज में मैंने ग्लाइकोलाइसिस में आपको बताया था, ये वो होता है जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो ये जो ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज है, ये पूरा एंजाइम का नाम है। ये एक्ट करेगा ऑन दिस मॉलिक्यूल एल ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और इस रिएक्शन में प्रोड्यूस कौन होगा? NADH एंड H प्लस आइन, यानी NAD कन्वर्ट होगा इनटू NADH प्लस H प्लस। दो यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहे थे। दो हाइड्रोजन मैंने आपको शो करवा दिए थे, कहाँ कहाँ से रिमूव हो रहे हैं। देखो, एक ये हाइड्रोजन चला गया और ये OH का हाइड्रोजन भी साथ ही निकल गया। ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए और पीछे जो स्ट्रक्चर बचा वो C डबल बॉन्ड O वाला था, और बाकी स्ट्रक्चर जो है वैसे ही लगे हुए थे। यहाँ पे जो है वो पहले स्टेप में क्या होता है? CH2OH था, तो ये CH2O, और इसके बाद जो H लगा था, H रिमूव हो गया और वहां पे लग गया PO3 नेगेटिव। ये बाकी स्ट्रक्चर सेम रहा। दूसरे स्टेप में जो है, सेंटर वाले कार्बन से दोनों हाइड्रोजन निकल गए और C डबल बॉन्ड और लग गया, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहा। तीसरे स्टेप के अंदर जो है वो हमारे पास क्या हुआ है कि CH2O PO3, ये सारा स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आई हैं। चेंजेस क्या आई हैं कि जो विद इन द मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल चेंजेस आई हैं, ठीक है। यहाँ H नहीं था, वो आ गया। OH इधर आ गया। जहां पे H था वो खत्म हो गया, ठीक है। यानी एक H और एक OH यहां से पहले नंबर वाले कार्बन से हट के दूसरे नंबर वाले कार्बन पे लग गए, ठीक है। पहले वाले कार्बन से एक H और एक, सॉरी, दो H, पहले वाले नंबर वाले कार्बन से दोनों दो H उतरे, एक कार्बन के इस तरफ लग गया और एक जो है वो O के साथ आगे अटैच हो गया, उसने OH बना लिया और एक कार्बन के साथ H लग गया। तो ऊपर से दो हाइड्रोजन जो है वो खत्म हो गए और एक O और एक H जो है वो पहले वाले कार्बन के पास रह गया, दूसरे के पास एक H और OH आ गया, और तीसरे के पास एज इट इज CH2OPO3, ठीक है, जिसको हम अल्फा या डी, सॉरी, डी ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट कहेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल याद करवा रहा हूँ ऐसे, ये स्ट्रक्चर मेरे मुताबिक नहीं आने, ठीक है, क्योंकि इतनी डिटेलिंग और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो अब आपके लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही होती। ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज, दैट इज आवर थर्ड एंजाइम, ये कन्वर्ट कर देगा DAP को इनटू डी ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को इसने कन्वर्ट कर दिया इनटू डी ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट। ये जो ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट है यानी कि G3P, ये आगे ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करेगा और ग्लाइकोलाइसिस से आगे पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, आगे वो सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स, सॉरी, आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके जरिए फर्दर एनर्जी देगा, जो कि आप लोगों को पता है, आप लोग क्योंकि उसको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कर चुके हो। आई कैन शो यू दैट टू, अगर आप ही के सेमेस्टर वाले में देखें को। ओके, सो ये जो G3P, ठीक है, डाइऑक्सीजन एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया इनटू G3P। आगे ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फो इनोल पायरुवेट, पायरुवेट, एंड देन आगे सारा जो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है वो कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो ये आगे उसके सारे फर्दर फेट हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारा था जो कि हमारा ग्लिसरॉल के साथ हुआ, ठीक है, जो अटैच पोर्शन था फैटी एसिड का, सॉरी, TAG, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का। सेकंड कंपोनेंट था हमारा फ्री फैटी एसिड। अब जो फ्री फैटी एसिड है, उसमें सबसे पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। जो फैटी एसिड है जो कि साइटोसोल यानी कि सेल की मेम्ब्रेन को उसने क्रॉस किया एब्जॉर्प्शन के जरिए, डिफ्यूज होके आगे। अब अगर वो
एक्टिवेट नहीं किया जाएगा तब तक वो बीटा ऑक्सीडेशन उसकी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम उसकी करेंगे एक्टिवेशन। एक्टिवेशन क्या होती है, फैटी एसिड की एक्टिवेटेड फॉर्म क्या है, फैटी एसाइल को एक एंजाइम जो है ना वो हमारी एक्टिवेटेड फॉर्म है, और इसको करेगा कौन, असाइल को ए सिंथेटेज, एक एंजाइम है असाइल को ए सिंथेटेज। ये कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड को फैटी असाइल को ए के अंदर, राइट। अब ये जो फैटी असाइल को ए है, इसको बनाने में क्या लग रही है, एनर्जी चाहिए, और साथ में क्या रिलीज हो जाएंगे, पायरोफॉस्फेट पीपीआई। ठीक है, फैटी एसिड प्लस एटीपी प्लस को ए का मतलब है को इंजाइम ए। ठीक है, ये को इंजाइम ए विद द फैटी एसिड, ये और एटीपी के इस्तेमाल से क्या बना दिया, फैटी एसाइल को ए प्लस एएमपी प्लस पीपीआई, दो पीपीआई निकला है। ठीक है, एज इट हैपेंड ओवर हेयर, ये था हमारे पास फैटी एसिड, ये जो पिंक कलर का बना हुआ है। साथ में हमारे पास जो है वो एटीपी था, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एंजाइम कौन सा था, फैटी असाइल को ए सिंथेटेज। उसने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू फैटी असाइल को ए, ये हमारे पास क्या बना हुआ है, फैटी असाइल को ए, और साथ में रिलीज हुए दो फॉस्फेट, दो पीपीआई। ठीक है, दो पीपीआई मॉलिक्यूल निकले। अच्छा, ये एक एंजाइम का वैसे मैंने नाम एडिशनली लिख दिया, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज आपकी स्लाइड में मेंशन नहीं है। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है। और ओ सॉरी, ये जो था ना, ये ऊपर पेस्ट करने से मैंने नीचे पेस्ट कर दिया, जस्ट अ मिनट, यहाँ पेस्ट होने थे, सॉरी। अभी मैं कर रहा था काम तो ऊपर नीचे कहीं हो गया। बहरहाल ये वो सारे स्टेप्स हैं जो कि इसको फर्दर, इसको इसकी डिवीजन है, वो नीचे पेस्ट हो गए थे, कॉपी पेस्ट कर रहा था, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मतलब, राइट अप कर रहा था तो नीचे लिखे गए थे। तो आपकी स्लाइड से जब देख के लिख रहा था, अ फ्री फैटी एसिड रिएक्ट विद एटीपी एंड फॉर्म फैटी एसाइल एडिनाइलेट इंटरमीडिएट। अब ये जो अगर हम इसकी बात करें ना कि ये हो क्या रहा था, फर्दर स्टेप्स क्या हो रहे थे, फाइनल स्टेप तो है कि फैटी एसाइल को ये बन रहा है, इसके दरमियान में माइनस इंटरमीडिएटरी स्टेप कौन से हैं, कि सबसे पहले फैटी एसाइल एडिनाइलेट बना, फैटी एसाइल एडिनाइलेट ये एक इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि एक रिएक्शन के दरमियान में छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर बिस्किट बन रहा हो, तो बिस्किट अगर आपने मैदा फर्ज कर लें, वो आटा जो है वो गूंद दिया, ठीक है, अब ये गूंदा हुआ आटा जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो इसी तरह जो इंटरमीडिएट होता है, ये एक सेंटर में एक लंबे रिएक्शन के दरमियान में जो छोटे छोटे अगर स्टेप्स में डिवाइड करो, तो कुछ जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं कि एक स्टेप के बाद ये बना, उसने आगे फर्दर कन्वर्ट होना है, ठीक है, इनटू द फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट। तो ये इंटरमीडिएटरी स्ट्रक्चर है फैटी असाइल एडिनाइल लेट। इसका एंजाइम कौन है, फैटी एसाइल को सिंथेटेज। जो फॉस्फेट दो रिलीज हो रहे थे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, जो पीपीआई रिलीज हुए थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल टू पीआई मॉलिक्यूल बाय द एंजाइम फॉस्फेटेज। यानी कि हमारे पास जो है वो एटीपी आया, उसने वो अटैच हो गया फैटी एसिड के साथ, और उसने बना दिया फैटी असाइल असाइल एडिनाइलेट, फैटी असाइल एडिनाइलेट। और साथ में जो पीपीआई रिलीज हुए, उस पे पायरोफॉस्फेटेज ने काम किया और उनको कन्वर्ट कर दिया इनटू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल टू पीआई। ठीक है, दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, अब जो फैटी असाइल है, फैटी असाइल एडिनाइलेट जो है, इंटरमीडिएट रिएक्ट विद कोएंजाइम ए, ये इसके साथ एक कोएंजाइम ए आएगा जो कि इसके साथ रिएक्शन कर देगा, किसके साथ, ये जो फैटी असाइल एडिनाइलेट बना था। ठीक है, एंड प्रोड्यूस फैटी असाइल को ए, और बना देगा क्या, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है फैटी असाइल को ए, एंड द रिलीज ऑफ एडिनोसिन मोनोफेज प्रोडक्ट, और एएमपी को रिलीज करवा देगा। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखो, हो यही रहा है कि ये हमारे पास ए एमपी है। एमपी क्या था, मोनोफॉस्फेट, ये एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, साथ में एडिनोसिन, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ए एमपी इज अटैच्ड। बाकी दो फॉस्फेट अलग हुए थे, दो, क्योंकि ट्राईफॉस्फेट में तीन फॉस्फेट होते हैं, तो दो, एक फॉस्फेट अटैच रहा ए एमपी, और साथ में हमारे पास फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है, ये एक मॉलिक्यूल बन गए। दो फॉस्फेट जो अलग से रिलीज हुए थे, वो उन पे पायरोफॉस्फेटेज ने काम किया,
वो अलग से फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बन गए। सो नाउ वी हैव दिस फैटी एसिड स्ट्रक्चर अटैच्ड विद एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेगा। फैटी एसाइल को ए सिंथेटेज, अगेन सेम एंजाइम काम कर रहा है। वो क्या करेगा, को ए को अटैच कर देगा और एएमपी को रिलीज करवा देगा। दिस एएमपी विल बी रिलीज और इसकी जगह को ए इंजाइम को ए, या जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारा को इंजाइम ए, एक्चुअली को इंजाइम ए आके अटैच कर जाएगा और एएमपी जो है वो इसको छोड़ देगा, रिलीज हो जाएगा, मूव ऑन हो जाएगा। राइट, तो हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज फैटी एसाइल को ए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन या उसकी एक्टिवेशन हो रही है। तो दिस इज हैपनिंग इन साइटोसोल। साइटोसोल क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो एक्टिवेट फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होने के लिए, बीटा ऑक्सीडेशन के लिए, इट इज हाईली नेसेसरी कि पहले वो कन्वर्ट हो इनटू फैटी एसाइल को ए, जो कि उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। लग गई समझ, इतना क्लियर हुआ? ताकि फिर ही मैंने आगे मूव करना, मैंने हर स्टेप पे पूछना है समझ आई कि नहीं। कोई दो चार बच्चों को आई होगी ना, उससे अंदाजा हो जाता है कि ओके सबको आ रही है। कोई कंफ्यूजन है अभी तक? नहीं, सही है। ओके, एनीवन एल्स? किसी को कोई सवाल होता है तो फिर वो चैट में लिख दिया करो। ओके 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 ओके। सो नेक्स्ट जो है, अब हुआ क्या कि ये जो फैटी एसाइल को है ये हमारा यहाँ पे आ गया। दैट वाज कंफ्यूजिंग अस कि आया कहाँ से। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये फैटी एसाइल को ए, ये चाहिए तो हमें इस फॉर्म में। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब तक इस फॉर्म में नहीं होगा ये जो फैटी एसाइल को है, तब तक इसकी बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होनी, और बीटा ऑक्सीडेशन होनी है विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर। राइट, अब हुआ ये कि ये होना तो इसी फॉर्म में चाहिए, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इट कैन नॉट क्रॉस दिस इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ये जो दो मेम्ब्रेन है इसको ये मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकता। तो अब हाल क्या निकाला जाए? हाल ये निकाला गया कि इसके कार्निटीन एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, वो आगे काम करेगा। तो बेसिकली एक एंजाइम है, ये एक्स्ट्रा एंजाइम है, ये नेसेसरी नहीं है कि आप इसको याद करो। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे मौजूद होगा। ये कन्वर्ट कर देगा फैटी एसाइल, ट्रांसफर कर देगा फैटी एसाइल ग्रुप फ्रॉम को ए टू कार्निटीन। यानी कि जो को ए हमने पिछले स्टेप में अटैच किया था वो अलग हो गया, ठीक है, और कार्निटीन उसकी जगह आके लग गया, रिप्लेसमेंट हो गई। को ए अलग हो गया, कार्निटीन आके अटैच कर गया को ए की जगह, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया कार्निटीन असाइल कार्निटीन, फैटी असाइल कार्निटीन। जो पहले फैटी असाइल को ए था, को ए उतर गया, कार्निटीन लग गया, ये बन गया फैटी असाइल कार्निटीन, जो के मेम्ब्रेन को, इन दोनों मेम्ब्रेन को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। सो इन द सेकेंड स्टेप हमारे पास फैटी असाइल को ए कन्वर्ट हो गया फैटी असाइल कार्निटीन के अंदर, और फैटी असाइल कार्निटीन जो है वो इंटर कर गया इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब एज आई टोल्ड यू कि बीटा ऑक्सीडेशन के लिए इट इज नेसेसरी कि फैटी एसिड जो है वो फैटी असाइल को ए की फॉर्म में होना चाहिए, तो उसको रिकन्वर्ट किया जाएगा फैटी असाइल को ए में। अब ये जो को ए है ये अंदर मौजूद होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आ गया। कार्निटिन एसाइल, ये वाला एंजाइम आपने याद करना है, कार्निटिन एसाइल कार्निटिन ट्रांसलोकेज, जो कि एंजाइम 1 मौजूद है। इसका काम क्या है कि ये जो एसाइल कार्निटीन बना है, फैटी एसाइल कार्निटीन, इसको उठा के माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर भेज देना। अंदर से यही रिएक्शन रिवर्स होगा। क्या होगा कि को ए, ये को ए कहां से आया, लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन भी आया था। को ए बेसिकली या तो ट्रांसपोर्ट होगा किसी न किसी मैकेनिज्म के थ्रू, दैट इज नॉट मेंशन इन आवर स्लाइड, या ये इंट्रिंसिक प्रोडक्शन भी होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। अब ये जो को ए है ये दोबारा से इसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, असाइल फैटी असाइल कार्निटीन के साथ, और कार्निटीन को उतार के खुद उसकी जगह लग जाएगा। द सेम रिएक्शन उसका क्या होगी, रिवर्स हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव अगेन हैव एसिटाइल को ए, सॉरी फैटी एसाइल को ए है हमारे पास, और साथ में फ्री कार्निटीन है। अब ये जो हमारे पास एक ये जो पड़ा हुआ है कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 2, ये था कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1, ये जो ट्रांसफरेज 2 है ये बेसिकली इस कार्निटीन को मूव आउट कर देगा टूवर्ड्स द आउटर मेम्ब्रेन, जहां से वो मजीद एसाइल फैटी एसाइल को ए को पकड़ेगा और मजीद उसको अंदर लेके आएगा। ये है जो फैटी असाइल को ए, फैटी असाइल को ए की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री कार्निटीन शटल के जरिए। ये थी ट्रांसपोर्टेशन।
अब नाउ वी हैव दैट फैटी एसाइल कोए जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म थी, नाउ वी हैव दैट इन साइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जहां उसकी होनी है फर्दर बीटा ऑक्सीडेशन। यहां तक किसी का कोई सवाल? ये फैटी एसिड सेल के अंदर इंटर हुआ, एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेशन के स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। एक्टिवेट होने के बाद उसने माइटोकॉन्ड्रिया में जाना था, वहां उसको फिर ट्रांसपोर्टर सिस्टम चाहिए था, ट्रांसपोर्ट होके वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया और उसकी रिकन्वर्जन होगी इनटू फैटी एसाइल कोए। अब ये जो एक्टिवेटेड फॉर्म है इसकी आगे होनी है बीटा ऑक्सीडेशन। सो दैट्स द बेसिक स्टेप ऑफ एंट्री। इसमें किसी का कोई सवाल? कोई भाई सवाल नहीं है, ओके हो गया। ओका। अब हम चलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन की तरफ। जो फैटी एसाइल कोए है ये चला जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जहां से ये प्रोड्यूस करेगा एसिटाइल कोए, NADH, FADH2, ये मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो ये मैंने एक एडिशनल टेबल आपको बना के दिया है। ये जो टेबल है इट्स ये रिपीट होगा, ठीक है। ये टेबल अगर आप याद कर लो तो आपके लिए नीचे वाला सारा करना स्टेप जो है वो आसान हो जाएगा। चार स्टेप्स होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन के। पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा हाइड्रेशन, तीसरा फिर से ऑक्सीडेशन एंड चौथा थायोलाइसिस। जो पहला रिएक्शन है उसमें क्या होगा कि द फैटी एसाइल कोए द एक्टिवेटेड फॉर्म जो है वो कन्वर्ट होगी इनटू ट्रांस डेल्टा, इसको कहेंगे ट्रांस डेल्टा टू इनोइल कोए, ट्रांस डेल्टा टू इनोइल कोए प्लस FADH2। यानी कि फैटी एसाइल कोए टूट गया, मैं वो कह रहा है कि मैं तो टूट गया इनटू ट्रांस डेल्टा टू एनोइल कोए, एक कंपाउंड ये हो गया और FADH2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम कौन सा है? असाइल कोए डीहाइड्रोजिनेज, क्योंकि उसने ये जो एंजाइम है इसमें से इसने फैटी असाइल कोए में से हाइड्रोजन रिमूव करवाना है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं हमारे पास? ट्रांस डेल्टा टू एनोइल को ए, एक प्रोडक्ट ये बना और दूसरा हमारे पास क्या रिलीज हुआ? FADH2। ये बेसिकली पहला स्टेप है। इसमें FADH2 जो रिलीज हुआ है वो चला जाएगा इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां वो मजीद एनर्जी या प्रोड्यूस करेगा ATP, राइट। अब जो हमारे पास सेकंड स्टेप है दैट इज हाइड्रेशन, वाटर की एडिशन। ट्रांस डेल्टा टू इनोइल को ए, ये और साथ में H2O मॉलिक्यूल जो है ये मिलेंगे और बना देंगे एल बीटा हाइड्रो एसिटाइल कोए, एसाइल कोए, सॉरी एसाइल है, लफज एसाइल है, एसिटाइल नहीं है अभी तक, ठीक है। एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम ये काम कर रहा है, फाइनल प्रोडक्ट ये है और ये वाटर ऐड होगा, ठीक है। थर्ड ऑक्सीडेशन है। जो थर्ड मॉलिक्यूल है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बीटा कीटो असाइल को ए, बीटा कीटो असाइल को ए में साथ में प्रोड्यूस हो जाएगा NADH। जो बीटा इसमें ये एंजाइम है, साथ में ये दो प्रोडक्ट हैं बीटा कीटो असाइल को ए एंड NADH, और ये सेकंड ऑक्सीडेशन होती है। इसमें जो NADH प्रोड्यूस होगा वो चला जाएगा इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस ATP। जो फोर्थ स्टेप है दैट इज थायोलाइसिस। ये इसमें बीटा कीटो असाइल को ए वापस से जो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रिलीज, मतलब प्लस को ए, ऑलरेडी को ए है, एक और को ए आगे अटैच कर जाएगा इसके साथ और एसिटाइल को ए बनेगा, साथ में शॉर्टन्ड फैटी एसिड फैटी एसाइल को ए। यानी कि एक ऐसा फैटी एसाइल को ए बनेगा जिसमें पहले वाले एसाइल को ए की निस्बत दो कार्बन कम होंगे, N-2। यानी कि जो पहला जिसको हम जहां से हमने रिएक्शन शुरू किया था उसकी निस्बत इसमें कार्बन दो कम होंगे। ये एंजाइम है, ये प्रोडक्ट है और आगे उसकी सिग्निफिकेंस है कि वो जो एसिटाइल को ये प्रोड्यूस हुआ है वो आगे सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा और वहां से आगे फर्दर जो है वो उसके जो भी रिएक्शन है वो चलेंगे। नाउ कमिंग अप टू द एग्जांपल, बड़े गौर से ध्यान से आपने सुनना है इसको, ठीक है। कभी कभी समझ आती हैं ये चीजें। पाल्मिटॉयल एसिड है हमारे पास। पाल्मिटिक एसिड कितने कार्बन कंपाउंड होता है? एनीवन, जल्दी बताना जल्दी। 16 तो ऊपर लिखे हुए हैं। 18 तो स्टीरिक होता है। 17, 16, 16 होता है, नहीं 15 होता है। 16 होता है।
हम पामेटिक एसिड की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। अब आपने इसका स्ट्रक्चर जरा देख लें। टोटल ये 16 कार्बन की चेन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CO CH2 एंड R। इसको बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहा जाता है? कि आप देखें कि हमारे पास CH2 है, ये जो हमारा फंक्शनल कार्बन होता है। फंक्शनल कार्बन कौन है? जो जिसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये हमारा स्ट्रक्चर आपने समझना है। C डबल बॉन्ड O, SCOA, ये वो था जो हमने लिखा था COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता था ना, COOH। तो वहां से OH की जगह जो उतर के जो है वो CO हमारे पास मौजूद है। जो दूसरा OH था, या वहां से वो उतर गया और साथ में उसकी जगह क्या लगा हुआ है? SCOA, जो कि हमारा को ए अटैच हुआ था, इसको कन्वर्ट कर दिया था जिसने इसको फैटी असाइल कोए में। क्योंकि ये पामिटिक एसिड है, तो इसको अगर उसमें कन्वर्ट किया, यानी कि इसका जो हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहां पे जब हमने को ए को अटैच किया तो ये बन गया पाल्मिटॉइल को ए। जैसे हमारा था फैटी असाइल को ए, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसी तरह उसका नाम दिया जाता है पाल्मिटॉइल को ए लगा हुआ है इस वजह से। और असाइल ग्रुप है तो ये पाल्मिटॉइल को ए लग गया। अब ये जो कार्बन है, दिस इज आवर फंक्शनल कार्बन। ये जो C डबल बॉन्ड O वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये हमारा फंक्शनल कार्बन है। इसके साथ जो पहला कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, और जो दूसरा कार्बन है दैट इज बीटा कार्बन। जो रिएक्शन है वो बीटा कार्बन के साथ, ये जो पहले बीटा कार्बन से पहले बॉन्ड आता है, यहाँ पे हो रहा होता है। सारी ब्रेकडाउन यहाँ से होती है, इस पॉइंट पे हो रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये यानी कि जो रिएक्शन है वो इन दो कार्बन के पॉइंट्स पे हो रहा होता है। इस वजह से इसको बीटा ऑक्सीडेशन हम कहते हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। अब वो ऊपर वाले जो मैंने स्टेप्स बताए थे उन्हीं को मैं आपको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ। ये जो हाईलाइट किया हुआ है इस पे जरा ध्यान कम देना। ठीक है, ये एक सिंपल है कि जरा समझो कि ये कोई हाईलाइटिंग नहीं की हुई, फिर आपको जरा इजी समझ आएगी। ऐसे इस तरह लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है या ये रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखो, अल्फा कार्बन था, बीटा कार्बन था, पहला काम था एसाइल को ए डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, वो जो हमने देखा था एसाइल को ए डीहाइड्रोजिनेज, इसने क्या करना था? डीहाइड्रोजिनेज का मैंने आपको बताया कि ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है। हाइड्रोजन को रिमूव करता है, तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से रिमूव हो रहा है? सी दैट आउट। C डबल बॉन्ड O एग्जैक्टली अपनी लोकेशन पे है। SCO एग्जैक्टली अपनी लोकेशन पे, कोई चेंज नहीं आई। अल्फा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन थे, एक रह गया। बीटा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन थे, एक रह गया। तो बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड लग गया। तो C का H नीचे है, इस बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो ऊपर है। अल्फा का नीचे है, बीटा का ऊपर है। एज ए टोल्ड यू कि ऑपोजिट साइड पे हाइड्रोजन हो तो वो क्या होता है? ट्रांस फैट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसका नाम क्या बन गया? ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल कोए। ठीक है, तो ट्रांस का लफ्ज वहां से आ गया, बाकी स्ट्रक्चर क्योंकि चेंज है तो इसको हमने कह दिया इनॉइल को ए। लगी समझ? ये साथ साथ मुझे बताते जाना, जहां भी कंफ्यूजन हो वहीं से पूछ लेना, नहीं तो अगला कुछ नहीं समझ आना। क्या हुआ है कि हमने अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, बीटा कार्बन से ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। ये हाइड्रोजन नीचे लग गया, ये ऊपर लग गया, और ये बन गए ट्रांस स्ट्रक्चर। और दोनों के कार्बन के चार बॉन्ड्स पूरे करने के लिए दरमियान में आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब वी हैव ट्रांस डेल्टा 2 इनॉइल को ए। एज इट इज इनॉइल, तो इनॉइल की वजह से हमने इसका नाम रख दिया इनॉइल को ए हाइड्राटेज। हाइड्राटेज वो है जिसने हाइड्रोजन ऐड करना है, डिहाइड्रोजनेज वो है जिसने हाइड्रोजन रिमूव करना है। जो हाइड्राटेज का मतलब है इसमें वाटर ऐड करना है। अब वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक H होता है, एक OH होता है। ठीक है, तो ये जो C है इसके साथ एक H ऊपर की तरफ लग गया, एक H नीचे की तरफ लग गया, तो उसने सिंपल लिख दिया CH2। इसका CH2 का मतलब ये है कि एक H ऊपर की तरफ लगा हुआ है, एक नीचे की तरफ लगा हुआ है। जो ये वाला मॉलिक्यूल था हमारा दूसरा, ये हो गया रिवर्स। इसका H नीचे आ गया और OH ऊपर चला गया। ठीक है, जहां H लगा हुआ था वहां OH आ गया, और जहां C है वहां पे नीचे क्या लग गया? H इसका रिवर्स हो गया। अब ये ना तो सिस स्ट्रक्चर है ना ट्रांस। क्यों? क्योंकि जो इसका H है वो ऊपर भी है और नीचे भी है, और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं रहा। तो सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर के लिए लाजमी है कि डबल बॉन्ड होना। ठीक है, सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर के लिए क्या लाजिम है? कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना जरूरी है, तब ही जाके वो सिस होता है या ट्रांस होता है। तो जैसे ही आपने वाटर ऐड किया, हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन आ गया, बीटा कार्बन के पास OH ग्रुप चला गया। जो दो वाटर के मॉलिक्यूल टूटने से दो ग्रुप्स हमारे पास आते हैं। जैसे ही ये लगे दोनों तरफ तो डबल बॉन्ड की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि कार्बन दोनों कार्बन के अपने चार चार बॉन्ड्स पूरे हो गए।
ठीक है, डबल कार्बन जैसे, डबल बॉन्ड जैसे ही खत्म हुआ, ट्रांस का लफ्ज भी हमारा खत्म हो गया और ये बन गया एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। अब एसाइल को ए हमारे पास था, एज ये हमारा जो स्ट्रक्चर बता रहा है कि असाइल को ए हमारे पास था, इनॉइल को ए कन्वर्ट हो गया असाइल को ए में। अगर आप इसके अल्फाज पे देखो कि आपको याद ना हो रहा, इनॉइल को ए कन्वर्ट हो गया असाइल को ए में, और जो ट्रांस डेल्टा टू था, क्योंकि ट्रांस स्ट्रक्चर था, वो कन्वर्ट हो गया बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी क्यों? बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया भाई, तो बीटा हाइड्रो ऑक्सी, एल बीटा हाइड्रोक्सी असाइल को ए। लगी समझ? इनोइल के ओए को सिंपल आपने असाइल को ए कह दिया, और जो आपका ट्रांस डेल्टा टू था, क्योंकि वो ट्रांस स्ट्रक्चर था और यहाँ पे बीटा कार्बन के पास ओ एच आ गया, तो ये बन गया एल बीटा हाइड्रोक्सी। इसको ओ एच को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो ये बन गया एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। ओके, अब दोबारा से बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डीहाइड्रोजनेज, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है बीटा हाइड्रोक्सी, इसका हमने स्ट्रक्चर का नाम दे दिया। ये एक डी, इसके साथ आपने लफ्ज नाम पूरा लिख के साथ में आपने क्या लिख दिया? डीहाइड्रोजनेज। भाई इसने हाइड्रोजन रिमूव करने, कितने हाइड्रोजन रिमूव करने? दो। पहले भी दो रिमूव हुए थे, अब फिर से दो रिमूव होने हैं। ठीक है, एनएडी आया, दो हाइड्रोजन लिए, अलग हो गया, एनएडीएच बन गया और साथ में एक फ्री हाइड्रोजन रिलीज कर दिया। ठीक है, दो हाइड्रोजन रिमूव हुए। कहाँ कहाँ से रिमूव हो रहे हैं हाइड्रोजन? इफ यू कैन सी दैट कि ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा है बीटा के दोनों ही, क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए है और एंजाइम का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए डीहाइड्रोजनेज, तो उसने बीटा वाले कार्बन से दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, ऊपर वाला का हाइड्रोजन भी रिमूव कर दिया और नीचे वाला हाइड्रोजन भी रिमूव कर दिया। तो सी के पास कोई हाइड्रोजन नहीं रहा, बीटा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं रहा, वो बन गया सी डबल बॉन्ड ओ। अब आपको पता है कि जो एसीटोन ग्रुप होता है या जो कीटो एसिड होते हैं, या आपने ये एसीटोन आपने पढ़ा होगा, उसके उसकी निशानी होती है सी डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो ये क्या बन गया? बीटा कीटो एसाइल कोए। असाइल कोए अपनी जगह है, ठीक है। जो बीटा हाइड्रोक्सी था वो क्या बन गया? बीटा कीटोएज। असाइल कोए अपनी जगह, बीटा हाइड्रोक्सी कन्वर्ट हो गया डीहाइड्रोजन की वजह से बीटा कोए, क्योंकि डबल बॉन्ड ओ जो है ये निशानी होती है एसीटोन की या कीटो एसीटोन, वट एवर द लफ्ज जो आप इसको, कीटो की एक मिसाल होती है, कीटोन ग्रुप, सॉरी एसीटोन कह रहा हूँ, कीटोन ग्रुप की। वो जो हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आप देखोगे ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में, तो ग्लूकोज जो है वो एक एल्डिहाइड है और जो फ्रुक्टोज है वो कीटोन है, तो कीटोन में डबल बॉन्ड ओ होता है, ये निशानी होती है। तो ये क्या बन गया? बीटा कीटो असाइल को ए। अब असाइल को ए एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये एक ऐसा एसाइल को ए एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम है जिसने को ए, या जिसको हम थायोलेज भी कहते हैं, इसने को ए, एक एक्स्ट्रा को ए लेके आया और उसको अटैच कर दिया। कहाँ अटैच कर दिया? एग्जैक्टली सी डबल बॉन्ड हो, ये जो पॉइंट था, ये बीटा हाइड्रोजन से पहले जो बॉन्ड था इसको तोड़ा, यहाँ एच सी ओ ए लगा दिया, यानी कि को ए अटैच हो गया इसके साथ। अब इसके जो दो हाइड्रोजन थे, दो कार्बन थे, कार्बन नंबर अल्फा कार्बन और फंक्शनल कार्बन, ये अलग हो गए। जब अलग हुए तो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन इसके स्ट्रक्चर में क्या हो गया? ऐड हो गया, ये बन गया सी एच थ्री, क्योंकि पहले सी एच टू था, सी एच थ्री बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ एस सी ओ। यानी इस पॉइंट पे बीटा कार्बन से इधर वाला जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो गया, जिसको हम कहते हैं एसिटाइल को ए। और जो एक्स्ट्रा को ए आया था, ये हमारी उस लंबी चेन के साथ क्या कर गया? अटैच कर गया। ये एस सी ओ ए जो नहीं, सी डबल बॉन्ड ओ एस सी ओ ए लग गया, ये बन गया असाइल को ए मेरिस्टोइल को ए। ये क्या बन गया? मेरिस्टाइल को ए, क्योंकि कार्बन 14 वाला जो होता है इसको मेरिस्टिक एसिड कहते हैं। तो ये ऊपर हमने 16 से शुरू किया था, ये 14 पे आ गया। अब ये 14 वाला जो है वो सेम इसी तरह यहाँ पे आएगा, उसके फिर से बीटा कार्बन के ऊपर ये चार स्टेप होंगे, 14 से 12, 12 से 10, 10 से 8, 6, 4। ठीक है, और चार वाला जो है एंड पे फिर एक लास्ट फाइनल एसिटाइल को ए देगा। ये होती है बीटा ऑक्सीडेशन, जिसमें हर स्टेप के बाद दो कार्बन वाला मॉलिक्यूल, यानी कि ये एसिटाइल को ए दो कार्बन मॉलिक्यूल है ना, दो कार्बन अलग हो जाते हैं और बाकी स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से बीटा ऑक्सीडेशन में स्टेप को रिपीट करता है। ठीक है, ये चलते जाते हैं इस तरह। तो ये होती है एसिटाइल कोए की कन्वर्जन। अब जितने एसिटाइल कोए बन रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? ये आगे जा रहे हैं इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये फैटी एसिड से एसिटाइल कोए बन गया, एसिटाइल कोए आगे जाएगा, कोएंजाइम रिलीज कर देगा और एसिटाइल जो है वो ऑक्सैलो एसिटेज का मिलकर सिट्रेट, सिट्रेट से आगे आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइमेज, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मेलेट एंड देन ऑक्सैलो एसिड। और ये सिट्रिक एसिड साइकिल के जरिए इनमें जो एनएडीएच, एफएडीएच जो भी प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, दे ऑल विल गो इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वहां वो अपनी फर्दर एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट एंजाइम लिखे हुए हैं सारे,
ऊपर बीटा ऑक्सीडेशन वाले भी और सिट्रिक एसिड साइकिल वाले भी। कौन कितने एफएडी देता है, कितनी कितनी, उससे आगे फर्दर कितनी कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये सारे ऑलमोस्ट एफएडीएच या एनएडीएच देते हैं सक्सिनाइल को ए के अलावा, क्योंकि सक्सिनाइल को ए डायरेक्टली एटीपी को जो है वो एडीपी में, जिससे जीडीपी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू जीटीपी, और जीटीपी जो है आगे फर्दर एनर्जी दे रही होती है डायरेक्टली। अगर उसको देखते हैं तो वो कितनी एटीपी देता है, 8 समथिंग के राउंड अबाउट जो है वो एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी का शेयर और उनके एनएडीएच और एफएडीएच की अमाउंट लिखी है। ये होता है पूरा स्टेप जिसके जरिए आगे एनर्जी दे रही है एफएडीएच। और ये एफएडीएच या एनएडीएच है, ये एनर्जी किस तरह देते हैं, ठीक है, या आप कहो कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको दिखाना है। ये होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस हो रहा था ना, तो ये एनएडीएच जो है वो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में गया, एफएडीएच भी यहीं पे आ गया, एनएडीएच भी यहीं पे, एफएडीएच भी यहीं पे है। ये यहाँ पे जो है वो एनर्जी जनरेशन कर रहे हैं। दिस इज द फाइनल एटीपी प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग ओवर हेयर। ये होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स, तो ये मैं इतनी डिटेल में नहीं बता रहा। बहरहाल एटीपी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस जो होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान वाली जगह, यहाँ पे जो है वो फर्दर एटीपी प्रोड्यूस होती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दसो कोई सवाल। बेसिकली ये सिंपल क्या हुआ, बीटा कार्बन अब फंक्शनल कार्बन बन गया, और ये तो अलग हो गया ना, तो ये सिंपल एसिटाइल मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, आर, जिस तरह ये आर चेन है, ये सी डब्ल्यू और एस सी ओ, ये हमारा सिंपल है। बीटा ऑक्सीडेशन के आपको सारे स्ट्रक्चर याद करने हैं। ठीक है, ये आसान ही है, क्योंकि ये आप स्ट्रक्चर के बगैर बता नहीं सकते भी कि हो क्या रहा है। ठीक है, और ये आपको याद भी हो जाएंगे जिस तरह मैंने समझा दिया। इसके अलावा ऊपर वाले स्ट्रक्चर मैंने अपनी तरफ से सारे याद करा दिए, लेकिन ऐसे मुझे नहीं लगता आएंगे। खासतौर पे ये वाले तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ये वाले जो हैं, ये कन्वर्जन, आई डोंट थिंक सो इतनी कोई इंपॉर्टेंट है ये। या ये वाली, ये भी कोई इतनी नहीं है। इसको सिंपल एटीपी कर दोगे ना, आसानी से समझ आ जाएगी आपको। इसको PO3 लिख दोगे बजाय इसको पूरा बनाने के, आसानी से समझ आ जाएगी। जहां ब्रेक डाउन होनी है, जहां रिएक्शन होना है, जहां किसी बॉन्ड पे कोई ब्रेक लगनी है, कोई टूटना है किसी बॉन्ड ने, उसको आपने देखना है, बाकी ओके। ये जो आपने साइड पे थ्योरी लिखी है बस ये याद कर लेना, ऐसे हो जाएगा। यस। पर तब जब मैं ये नोट्स दूंगा। भाई कर देना सेंड। सवाल बताएं।